एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाई क्विज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ इस वीडियो में आपको पार्ट सी के क्वेश्चन में सोल्व करवाऊंगी और वो किसी भी यूनिट से हो सकते हैं, किसी भी ईयर से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है जून 2021 शिफ्ट 1 का है और ये आया हुआ है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से। क्वेश्चन दिया है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ट्रैकरी एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि जाइलम है और फ्लोएम जो होता है, उनको बोलते हैं वस्कुलर बंडल की फॉर्म में वो मिलते हैं। तो उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर बताना है आपको कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन, मतलब कौन कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखिए जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने यूनिट नंबर 9 के लिए आपको क्वेश्चन करवाए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम होता है, यानी इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 5 किंगडम में डिवाइड किया है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। यहाँ पर जो प्लांटी है उसके अंदर 5 डिवीजन होते हैं, जिसमें कि एक एल्गी होता है, फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं एंड एंजियोस्पर्म होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और एडवांसमेंट्स की बात करें तो एल्गी जो होती है सबसे कम एडवांस होती है, जबकि एंजियोस्पर्म हाईली एडवांस प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड की, यानी पूरे प्लांट में देखो हमारे अंदर तो क्या होता है, ब्लड होता है जो चीज़ों को पहुंचा सकता है, लेकिन प्लांट के अंदर एज सच ब्लड तो नहीं होता है। तो चीज़ें कैसे कंडक्ट की जाती है, तो यहाँ होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जिसमें कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो होता है फूड और मिनरल्स को, बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं उनको कंडक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो एल्गी होती है उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा एडवांस नहीं है, इतने बड़े भी इनके स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो खुद ही वाटर कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जाइलम फ्लोएम नहीं होते। ब्रायोफाइट में भी नहीं होते, टेरिडोफाइट में होते हैं, लेकिन जो हाईली मतलब एडवांस्ड होते हैं टेरिडोफाइट में भी उनके अंदर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं वस्कुलर बंडल, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग होती हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में हाईली डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बात अगर करें वस्कुलर सिस्टम की, तो उसमें एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि जाइलम ट्रैकिड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, फाइबर्स हैं और पैरेन्काइमा है। फ्लोएम की बात करें तो ये बना होता है सीव ट्यूब से, कॉम्पेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर से और फ्लोएम पैरेन्काइमा से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर जाइलम का जो ट्रैकरी है, ट्रैकिड्स एलिमेंट है और वेसल्स हैं, इनको कंबाइन करके बनता है ट्रैकरी एलिमेंट्स। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि जो जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं आर हाईली इलोंगेटेड टेपर्ड सेल्स दैट कंडक्ट वाटर। सेकंड में लिखा है कि जो जाइलम की वेसल्स होती हैं वो लेस इलोंगेटेड होती हैं, लेकिन नैरोअर देन ट्रैकिड्स। यहाँ लिखा है कि जो ट्रैकिड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, यानी कि उनके जो एंड है वो टेप लाइक होते हैं इस तरीके से, और ये वाटर को कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो वेसल्स होती हैं वो इलोंगेट नहीं होती, मतलब साइज में ट्रैकिड्स बड़े होते हैं, जबकि जो वेसल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है आपको पूरा जाइलम का पार्ट, जिसमें कि ये जाइलम की ट्रैकिड्स है, ये जाइलम फाइबर है, ये जाइलम वेसल है यहाँ, और ये है जाइलम पैरेन्काइमा। अलग अलग देखें तो देखो ये ट्रैकिड्स होती हैं जो टेपर्ड एंड की होती हैं और हाईली इलोंगेटेड होती हैं, जबकि वेसल्स की अगर बात करें तो ये लेस इलोंगेटेड होती है, लेकिन वाइडर देन ट्रैकिड, नैरो नहीं होती हैं। ट्रैकिड हालांकि नैरो होती हैं, जबकि वेसल्स जो होती हैं वो वाइड होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग सेल होते हैं, बाकी ये सब डेड होते हैं, यानी कि ये भी डेड सेल है, ये भी डेड है और ये भी डेड है, फाइबर्स भी। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं।
जो इस तरीके से दिखाई देते हैं, और ये है जाइलम फाइबर। ओके, विजिबल है ये? एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो सही है कि जाइलम की जो ट्रैकेट्स होती हैं वो हाईली इलोंगेटेड होती हैं, टेपर्ड सेल हैं जो वाटर को कंडक्ट करती हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये यहाँ तक तो सही है कि वो लेस इलोंगेट होते हैं, लेकिन नैरो नहीं होते हैं, वाइड होते हैं, जिस वजह से ये बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सी में लिखा है एंजियोस्पर्म में है बोथ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें ट्रैकेट्स भी होती हैं और वेसल्स भी होते हैं। जैसे जो हमने यहाँ पढ़ा है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रैकेट्स भी होती हैं, वेसल्स भी होती हैं, फाइबर भी होती है, पैरेन्काइमा भी होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स नहीं होती हैं, जाइलम फाइबर भी होते हैं, पैरेन्काइमा भी होते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रैकेट्स भी होती हैं और वेसल्स भी होती हैं, यानी सी स्टेटमेंट राइट है। डी में लिखा है जो वेसल्स है, वेसल्स एलिमेंट आर द ओनली ट्रैकरी एलिमेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द जिम्नोस्पर्म। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स भी होते हैं, फाइबर भी होते हैं, पैरेन्काइमा भी होते हैं, लेकिन वेसल्स नहीं होते। लेकिन यहाँ आपको बात याद रखनी पड़ेगी, सारे जिम्नोस्पर्म ऐसे नहीं हैं जिनके पास वेसल्स नहीं होती हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिनके पास वेसल्स होती हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि यहाँ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल जिम्नोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ बी गलत है और डी गलत है। बी गलत है, डी गलत है, ए और सी सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आई हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि जो वाटर कंडक्शन है वो जाइलम करता है, फूड का कंडक्शन फ्लोएम करता है। ये इन चार चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ, सीव ट्यूब होते हैं लिविंग, कंपेनियन सेल भी लिविंग होते हैं, फाइबर जो होती हैं ये डेड होती हैं, और पैरेन्काइमा भी लिविंग होते हैं। जबकि यहाँ जाइलम के अंदर केवल पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है। ये भी डेड होता है, ये भी डेड है और ये भी डेड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2021 शिफ्ट 1 का ही है। पिशिया पेस्टोरिस इज अ गुड होस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द ह्यूमन प्रोटीन फॉर थेरेपेटिक यूज। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन द रीजन फॉर इट्स यूटिलिटी। मतलब आपको बता दिया है कि जो पिशिया पेस्टोरिस है ये एक अच्छा होस्ट है अगर हमें ह्यूमन का प्रोटीन बनाना है। क्योंकि देखिए जो पिशिया पेस्टोरिस है ये एक ईस्ट होती है। ईस्ट क्या होते हैं? ऐसी फंगस जो कि एक सेल से मिलकर बनी है, उनको ईस्ट बोलते हैं। अब ईस्ट कोई एक फंगस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फंगस है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है। तो जो पिशिया पेस्टोरिस है ये भी यूकैरियोटिक होती है और हमारे सेल भी क्या है? यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में काम करते हैं, उन प्रोटीन को हम इस ईस्ट के अंदर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई हैं जो बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर पिशिया पेस्टोरिस को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन्स प्रोटीन। तो ये आपको रीजन दिए हैं। फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, तो एक बार देखिए, अगर आपने पढ़ा है RDNA टेक्नोलॉजी जो है रिकॉम्बिनेंट DNA जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और यहाँ पर हम लेते हैं कोई भी एक वेक्टर जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में लेकर जाएगा, और यहाँ हम कोई भी एक होस्ट ले लेते हैं, जैसे कि इकोलाई होता है और जैसे कि अभी हमने बात की है पिशिया पेस्टोरिस की, ये भी हो सकता है। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इस व्हीकल में, मतलब व्हीकल को जो वेक्टर है इसको कट करते हैं और यहाँ पर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ये हमारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद ये बन जाता है RDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया है।
अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ ट्रांसफर करने के बाद फिर जब ये होस्ट ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, तो साथ में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और हमें वो प्रोडक्ट मिल पाता है। तो यहाँ पर जो होस्ट हमने लिया है वो क्या है, पीसिया पेस्टोरिस है। तो यहाँ इसकी बात की गई है। तो देखिए जो पीसिया पेस्टोरिस है ये एक ईस्ट होती है। पीसिया पेस्टोरिस इज अ मिथाइलोट्रोपिक ईस्ट है दैट इज कॉमनली यूज्ड टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना है उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। तो ये एक अच्छा होस्ट है फॉर्म करने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को फॉर बेसिक रिसर्चेज एंड मेडिकल एप्लीकेशन। यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं कि ऐसा क्यों है, ये इतना अच्छा क्यों माना जाता है। तो देखिए सबसे पहला कारण है इट कैन फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मानो ह्यूमंस के अंदर हमें पता है जब डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है, मतलब इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इसीलिए जो ऐसे पेशेंट है जिनको डायबिटीज हुआ है उन्हें इंसुलिन बाहर से दिया जाता है। अब ये बाहर से आया कहाँ से, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी होती है उससे बनाया जाता है बाहर और फिर उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो हम अगर इंसुलिन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम कुछ ऐसा होस्ट चाहिएगा जो कि ज़्यादा प्रोटीन बना सके, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए पीसिया पेस्टोरिस अच्छा होता है क्योंकि इट कैन फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये बहुत सारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकता है। और दूसरी सबसे बढ़िया बात ये है कि सिक्रेटरी प्रोडक्शन होता है। जैसे मानो कि ये हमने एक कल्चर लिया है, ये हमने एक कल्चर लिया है और जहाँ पर हमने इस ईस्ट को डाल दिया है जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब ये वो प्रोटीन बनाती है और उस प्रोटीन को खुद से ही यहाँ जो ये सिस्टम है जिसमें ये प्रेजेंट है वहाँ सिक्रीट आउट कर देती है। मतलब कि जब हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इस ईस्ट ने खुद से वो प्रोटीन बनाया और बाहर अपने मीडियम में सिक्रीट कर दिया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्शन भी ये करती है। यानी कि जो पीसिया पेस्टोरिस है कैन फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन डायरेक्टली इनटू द सुप्रिनेटेंट ऑफ द कल्चर मीडियम। जो भी मीडियम है उसमें खुद से सिक्रीट कर देती है। और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी ये प्रोटीन जो बनता है उसके अंदर बन जाता है, बनने के बाद उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है या फिर कहीं पर फॉस्फोराइलेशन करना है, वो सब भी ये खुद से करती है। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इसको एक अच्छा होस्ट माना जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है इट फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकती है। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सिक्रेटिंग प्रोटीन इनटू द मीडियम। इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो उस प्रोटीन को खुद से ही मीडियम में सिक्रेट आउट कर देती है। इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड सिमिलर टू दोज इन द ह्यूमंस। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, जैसे मानो हमारे पास ये प्रोटीन की एक चेन है, ये प्रोटीन की एक चेन है और इसमें सल्फर है और इसमें भी सल्फर है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जैसा ह्यूमन में बनता है, ह्यूमन के प्रोटीन में रिक्वायरमेंट होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड की, ऐसा ही ये खुद भी बना सकती है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ये करती है, तो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ये बना सकती है। इसके बाद डी में लिखा है इट कैरीज आउट प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन आइडेंटिकल टू दोज फाउंड इन द ह्यूमन। देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ क्यों है? कैरीज आउट प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है प्रोटीन पर, जैसे प्रोटीन है और प्रोटीन पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को या फिर किसी भी सैकराइड को ऐड कर रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन करना। अब देखो जो ईस्ट होती है, हालांकि यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन का भी यूकैरियोटिक है, लेकिन फिर भी काफ़ी दूर हम रहते हैं, मतलब कि एक ह्यूमन जो है और एक जो ईस्ट है उनमें काफ़ी गैप है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है ये कर तो सकती है लेकिन ऐसा नहीं करती जैसा ह्यूमंस की प्रोटीन में होता है। तो बस ये पॉइंट यहाँ गलत है, बाकी सब सही है।
तो जो पीशिया पेस्टोरिस है ये लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी बना सकती है, इसके पास सिक्रेटिंग प्रोटीन सिक्रीट करने की भी प्रॉपर्टी होती है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना सकती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके। 2021 शिफ्ट 1 का है, क्वेश्चन आईडी है 97। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन द प्लांट। ये आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से। कहा है कि यहाँ पर प्लांट के अंदर जो रूट का ग्रोथ है, उसका डिफरेंशिएशन है, उसको लेकर के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए फर्स्ट में लिखा है रूट हेयर का फॉर्मेशन होना, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, ये कहाँ मेच्योर होते हैं? इलोंगेशन जोन ऑफ द डेवलपिंग रूट। अब जो रूट होती है जो डेवलप कर रही है उसमें कई सारे जोन होते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ के सेल क्या काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक रूट का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे नीचे होता है रूट कैप, जो यहाँ पर रैम है यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है रूट कैप। इसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये वो रीजन है जहाँ पर जो सेल है वो लगातार डिवाइड करके इस रूट की लेंथ को बढ़ाते हैं। इसके बाद मतलब इसमें ऐड करते हैं सेल। इसके बाद आता है नेक्स्ट इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन में क्या होता है कि यहाँ जो सेल बने हैं इनमें से कुछ सेल तो लगातार डिवाइड करते रहेंगे क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल है, और कुछ सेल आ जाएंगे यहाँ ऊपर और इलोंगेट कर जाएंगे, मतलब साइज में बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलोंगेशन फेज। जैसे ही ये फेज कंप्लीट होता है तो यहाँ से कुछ सेल जो है वो अपना फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि वो कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। और मैच्योरेशन जोन में ही रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि रूट के किस रीजन से जो रूट हेयर है वो फॉर्म होते हैं, तो केवल जो मैच्योरेशन रीजन होता है वहाँ रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है। और कौन करता है? ये जो एपिडर्मिस पर सेल होते हैं, यहाँ जो एपिडर्मल सेल है ये रूट हेयर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया क्या है, यहाँ कहा है कि रूट हेयर, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम कहाँ मैच्योर होंगे? इलोंगेशन फेज में। तो बिल्कुल गलत बात है, वो कहाँ अपना फंक्शन गेन करेंगे? जब मैच्योरेशन जोन आएगा, ना कि इलोंगेशन जोन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी में लिखा है द रूट एपिडर्मल सेल दैट आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग द रूट हेयर आर कॉल्ड एट्रिकोब्लास्ट। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि एपिडर्मल सेल जो है, अभी मैंने बताया आपको, ये जो सेल होते हैं इनको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। ये सेल रूट हेयर की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर एपिडर्मल का कोई ऐसा सेल जो रूट हेयर की फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल नहीं है, उनको हम एट्रिकोब्लास्ट बोलते हैं, और जो कैपेबल होते हैं उनको ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं, जो नहीं होते हैं इनको एट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, बी सही है। ठीक है, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट जस्ट अबोव द रूट कैप, ये बात बिल्कुल सही है। हम अगर रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो रूट कैप के तुरंत बाद यहाँ एक सेंटर आता है जिसको क्विसेंट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन अराबिडोप्सिस एंड ऑक्सिन ट्रांसपोर्टर ABCB4 plays a role in root hair emergencies by the maintaining the intracellular auxin concentration। ABC क्या होता है? ये एक ऑक्सिन, जो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है उसके ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब जो ऑक्सिन को वहाँ लेके आते हैं। तो इसमें लिखा है कि अराबिडोप्सिस के अंदर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है ABCB4। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रूट हेयर की फॉर्मेशन में, और कैसे? वहाँ ऑक्सिन की कंसंट्रेशन को बैलेंस करके। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि रूट का जो जोन होता है, जैसे ये रूट है तो वहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर लगे हैं, उनको बोलते हैं ABCB4। ये यहाँ पर ऑक्सिन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं ताकि रूट हेयर की फॉर्मेशन हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, डी इज राइट। तो यहाँ बी सही है, सी सही है और डी सही है। BCD यानी कि द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। जून 2021 शिफ्ट 1 का है और आया है एनिमल फिजियोलॉजी से। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट CO2 इन वेनस ब्लड्स एज अ कार्बामेट्स।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज कार्बामेट्स। कार्बामेट्स क्या होते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो हमारे ब्लड में जो CO2 है या फिर हमारे टिश्यू जो होते हैं, हमारे सेल हैं, वो लगातार O2 को लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 बनाते हैं और CO2 को फिर से ब्लड में रिलीज कर देते हैं ताकि उसे बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो ये जो CO2 होता है ये ब्लड में कैसे रहता है और कैसे ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तीन तरीके होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो यहाँ मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे मानो ये लंग्स वाला एरिया है और यहाँ कोई भी हमारी बॉडी का एक टिश्यू है, तो सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यहाँ आती हैं। हमारी बॉडी जब इनहेल करती है तो यहाँ ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन में जो एल्विलाई है वो एक्सचेंज करके उस ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देती है। फिर ऑक्सीजन यहाँ आएगा ब्लड की हेल्प से, कैसे आता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सीजन आता है। फिर ये ऑक्सीजन को यहाँ टिश्यू के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है और हमारे टिश्यू में जो सेल है वो उस O2 को लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और CO2 को फिर से यहाँ रिलीज कर देते हैं। अब ये जो CO2 है ये फिर से ब्लड में जाएगा और कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो लंग है उसको बॉडी से बाहर निकलवा देता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि CO2 हमारे टिश्यू से लंग्स में कैसे जाता है, तो ब्लड की हेल्प से जाता है और तीन तरीके होते हैं, यहाँ पर 3 वेज होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के। सबसे पहले डिजोल्व गैस, यानी कि हमारा जो ये लिक्विड है, यानी कि देखो जैसे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्या है, ब्लड है, हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ से आई है CO2, तो हमारी CO2 जो है इस लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है और फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें गैस जो CO2 है वो डिजोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बाइकार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो वो टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने देखे थे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्टर हमने पढ़े थे कि वो चीज़ों को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहीं पर हमने बाइकार्बोनेट और क्लोरीन के लिए एक ट्रांसपोर्टर पढ़ा था जिसमें बाइकार्बोनेट प्लस क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे के मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये RBC होता है उसमें देखो जैसे ये सेल है जहाँ से CO2 आया है, तो CO2 डिजोल्व होकर के जाता है 10%, केवल 10% ही CO2 ऐसा है जो ब्लड में डिजोल्व होता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद बाकी कैसे आता है, हमारे RBC जो है उसमें आ जाता है। RBC में आने के बाद ये CO2 कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट में, कहाँ कन्वर्ट होता है, बाइकार्बोनेट में, और ये 60% ऐसा करता है, मतलब कि 60% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखो यहाँ पर क्लोरीन अंदर जाते हैं और HCO3 को बाहर निकाला जाता है, तो ऐसे 60% होता है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट। और थर्ड वे ये है कि जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और बन जाता है हीमोग्लोबिन CO2, और ऐसा 30% होता है, मतलब टोटल 60% तो होता है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट, 30% होता है विद द अटैचमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन और 10% होता है डिजोल्व फॉर्म में। तो क्वेश्चन में हमसे ये वाला पोर्शन पूछा है, ये वाला, कि यहाँ पर ये जो CO2 है, यहाँ पर ये जो CO2 है ये जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ में। तो कैसे जुड़ती है और कैसे जाती है, तो जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है तो ये बनाता है कार्बामाइड्स। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमें दिया है कार्बामाइड्स, कार्बामेट्स जो होते हैं, ठीक है, उसके रिगार्ड में आपसे ही स्टेटमेंट पूछे हैं और पूछा है करेक्ट कौन सा है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या है, हमें पता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है और प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। और हमने पढ़ा है कि प्रोटीन में 2 टर्मिनस होते हैं, एक होता है N टर्मिनस, एक होता है C टर्मिनस। तो क्वेश्चन में ये लिखा है
कि यहाँ पर जो ये हीमोग्लोबिन है ये किससे बाइंड करता है, एन टर्मिनस से बाइंड करता है या फिर सी टर्मिनस से बाइंड करता है। तो यहाँ पर ये जो CO2 होता है ये एन टर्मिनस पर बाइंड करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो मतलब पार्ट है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि CO2 इंटरेक्ट विद अमाइनो टर्मिनल नाइट्रोजन ऑफ द हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिन की जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनका जो एन टर्मिनस होता है वहां पर CO2 इंटरेक्ट करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी में लिखा है जो CO2 है वो इंटरेक्ट करती है कार्बोक्सिल टर्मिनल के साथ में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी टर्मिनस से नहीं, एन से बाइंड करती है। सी में लिखा है कार्बामेट्स हेल्प फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बिटवीन द अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है कि जो कार्बामेट्स है वो कितना बनता है, 10 से 20% लगभग ऑफ टोटल ब्लड CO2 कंटेंट। कार्बामेट्स आर द कंजुगेट बेस ऑफ कार्बामिनो एसिड। देखो यहाँ ये है कोई भी अमाइनो एसिड, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन है उसका कोई भी एक रैंडम अमाइनो एसिड है, और यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है हमें पता है स्ट्रक्चर ये होती है। तो अमाइनो एसिड में जो N होता है इस पर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, यानी ऐसे NH2 होता है, और ये है CO2। अब ये जो CO2 होती है ये क्या करती है, हमारा जो अमाइनो एसिड है उसके N से बाइंड हो जाती है। देखो यहाँ बाइंड हो गई है और ये बना है कार्बामिनो एसिड, और जब ये अपना H को रिलीज कर देता है तब ये बन जाता है कार्बामेट बेस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसको बोलते हैं कार्बामेट बेस। कैसे बनता है, CO2 कोई भी अमाइनो एसिड का N यानी कि नाइट्रोजन उससे जुड़ता है और फिर बनता है कार्बामेट। अब यहाँ जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो कहता है कि ये जो हमारा मतलब कोई भी हमारा अल्फा चेन है, हमें पता है हीमोग्लोबिन जो होती है वो 2 अल्फा से बनता है और 2 बनता है बीटा से, बीटा 1 बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो CO2 होता है ये अल्फा के साथ अल्फा को भी बाइंड करवा सकता है और बीटा को बीटा के साथ करवा सकता है और अल्फा को बीटा के साथ करवा सकता है। कैसे, विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी बीटा चेन है, इससे लगा है CO2, तो यहाँ पर जो अल्फा 1 होता है उसमें जो NH3 लगा है उससे ये बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बना है, ये जो दिखाई दे रहा है ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि CO2 की वजह से बना है। तो एक चेन पर है CO2, दूसरे पर कोई भी अमाइनो एसिड है, तो ये CO2 यहाँ इस अमाइनो एसिड के जो एन टर्मिनल है उससे जुड़ जाता है, तो आपस में ये दोनों जुड़ जाती हैं। ये कैसा है, ये सॉल्ट ब्रिज बनता है। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं ये अल्फा 2 चेन है और ये है बीटा 1, तो यहाँ बीटा 1 पर CO2 लगा है और जो अल्फा 2 पर एक अमाइनो एसिड है उसका जो नाइट्रोजन है उससे ये ऐसे बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये CO2 है और ये इसी चेन का कोई भी अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन है, तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज बना देता है। तो ये बीटा और बीटा के साथ में है, यहाँ पर भी ये बीटा और बीटा के साथ में है, यहाँ ये अल्फा अल्फा के साथ में है, यहाँ ये अल्फा बीटा के साथ में है। तो जैसे ही एक किसी भी चेन से CO2 जुड़ता है तो वो दूसरी चेन को भी अपने साथ में जोड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर जो दिया गया है सही है। जैसे आप देख सकते हैं जो कार्बामेट्स होते हैं हेल्प फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बिटवीन द अल्फा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये बात सही है। डी में लिखा है कार्बामेट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं बनाते हैं, वो केवल सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, तो यहाँ डी गलत हो जाएगा। तो ए सही है और सी सही है, यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले कि जो टिश्यू है उसमें जो CO2 बना है वो लंग्स में कैसे जाता है, तो ब्लड की हेल्प से जाता है और 3 तरीके होते हैं। एक होता है
कि वो डायरेक्ट डिजोल्व हो जाए उसके अंदर ब्लड के और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। ये कितना होता है 10% ऐसा किया जाता है, यानी 10% CO2 इस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाती है। 60% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी जैसे ही CO2 RBC के अंदर एंट्री करता है उसे वाटर के साथ में मिक्स करके बाइकार्बोनेट आयन बना देते हैं, और फिर यहाँ RBC की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जो कि HCO3 को बाहर निकालता है और Cl इसके रिस्पॉन्स में अंदर आते हैं। और ये तो होता है 60%। उसके बाद जो 30% है वो CO2 जाएगा विद द हेल्प ऑफ द बॉन्डिंग विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ये Hb से रिएक्ट करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब ये CO2 Hb के साथ में रिएक्ट करता है मतलब जुड़ता है उसको बोलते हैं कार्बामेट्स। तो कार्बामेट्स के रिगार्ड में ही यहाँ क्वेश्चन आया हुआ था। कार्बामेट्स कैसे बनता है, कोई भी रैंडम अमाइनो एसिड लिया, किसी भी चेन का हो सकता है, बस याद रखना है उसके एन टर्मिनस से ही जुड़ता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पर एन से जुड़ता है तो ये बनता है कार्ब अमीनो एसिड, और फिर जब ये अपना H रिमूव कर देता है फिर ये बन जाता है कार्बामेट। ओके, और ये कार्बामेट जो दूसरी चेन है हीमोग्लोबिन की उसके साथ में सॉल्ट ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं, ना कि डाइसल्फाइड की। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। यहाँ पर ये है जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए अभी और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना है। मैं खुद भी करवा दूंगी, एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन के लिए मैं 2 मिनट दे रही हूँ। टाइम स्टार्ट हो गया है। टाइम पूरा होने वाला है, जल्दी से क्वेश्चन को देखो। ओके, देखिए तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से। लिखा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीड मैच्योरेशन। जब सीड मैच्योर होता है, एक रेडिकल से शूट निकलती है, रेडिकल से रूट निकलती है, प्लूम्यूल से शूट निकलता है, उस दौरान क्या होता है। तो सीड मैच्योरेशन इन्वॉल्व्स मेनली द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोर प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्टार्च है, लिपिड्स है और प्रोटीन है। बिल्कुल सही बात है। मानो एक सीड है और वो सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो उसको वहाँ अपने अंदर फूड भी चाहिएगा, लिपिड्स चाहिएंगे, स्टार्च चाहिएंगे, प्रोटीन चाहिएंगे, ताकि वो अपनी ग्रोथ को अच्छे से मेंटेन कर सके, खुद की ग्रोथ करवा सके। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब सीड मतलब मैच्योर हो रहा होता है तो उसके पास
कई सारे प्रोडक्ट स्टोर रहते हैं, जैसे कि स्टार्च है, लिपिड्स है और प्रोटीन है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बी में लिखा है लार्ज नंबर ऑफ chaperones including the family of late embryo abundant Lia proteins play a crucial role in desiccation process of the seed। डेसिकेशन प्रोसेस वो होती है जिसको डोरमेंट फेज बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसा टाइम जहां पर सीड के जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो होता है डेसिकेशन पीरियड, जिसमें वो बिल्कुल अपनी जो एक्टिविटी होती है उनको लगभग ना के बराबर कर लेता है, बहुत स्लो कर लेता है ताकि वो आगे के लिए सर्वाइव कर सके। तो वहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको लिया प्रोटीन बोलते हैं, और ये लिया प्रोटीन डेवलप करता है एक हार्मोन जिसको एब्सिसिक एसिड यानी ABA प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो ABA प्रोटीन होता है बेसिकली ये डोमिनेंस जो फेज होता है, डोरमेंसी वाला जो फेज होता है उसमें हेल्प करता है। तो डेसिकेशन प्रोसेस के दौरान ABA लिया प्रोटीन को सिक्रेट करता है जो उसको डेसिकेशन में सर्वाइव करवाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी में लिखा है मॉइस्चर कंटेंट गेट्स रिड्यूस विद द मैचुरेशन ऑफ सीड। जब सीड मैच्योर हो रहा होता है उस दौरान उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो वो क्या कर रहा है, अपने आप को ग्रो करवा रहा है, तो वहां पर जो भी इसके पास फूड मटेरियल प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने की बारी है ताकि वहां से एनर्जी मिलती रहे। तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डी में लिखा है ABA एंड जिब्रेलिन बोथ प्रोमोट द सीड डोरमेंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ABA होता है ये सीड की डोरमेंसी करवाता है। डोरमेंसी का मतलब है कि वो अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो अगर कोई सीड डोरमेंट है तो इसका मतलब वहां ABA का कंटेंट ज्यादा है। और अगर हम जिब्रेलिन की बात करें तो इसका काम होता है सीड का जर्मिनेशन करवाना। तो यदि हम सीड का जर्मिनेशन करवाना चाहते हैं तो वहां पर हमें GA का कंसेंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा और ABA का कम रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिया है कि दोनों ABA भी और जिब्रेलिन भी दोनों डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। GA जर्मिनेशन को प्रमोट करता है जबकि ABA डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तो D गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर A सही है, B सही है और C सही है। A, B, C यानी कि द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ओके, आगे देखिए जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं ही करवा देती हूँ। तो यहाँ लिखा है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आर क्लियर्ड बाय द साइटोलाइसिस बाय द नेचुरल किलर सेल्स एंड द CD8+ साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट यानी कि जो TC सेल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द सेल नंबर ऑफ द 2 सेल्स टाइप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन। कंसिडर दैट द वायरस इज क्लियर्ड बाय द 14th डे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि मानो ये कोई ह्यूमन बॉडी है, फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर वायरस ने इन्फेक्ट किया है, मतलब यहाँ वायरस आया है और देखने को मिला है कि जैसे ये आया है, यहाँ इन्फेक्शन हुआ तो ये फर्स्ट डे है। ऐसे करते करते जब 14th डे आया तो उस दौरान हमने देखा कि वहाँ सारा वायरस जो है या फिर जो वायरस ने जो भी इन्फेक्शन किया था वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा है और बताया भी है आपको कि यहाँ पर 2 टाइप के सेल होते हैं जो इस चीज में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल किलर सेल और TC सेल, जिनको हम CD8+ भी बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर ये मार्कर होता है CD8+, और उनको TC सेल भी बोलते हैं। ये दोनों इस चीज में हेल्प कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है इसमें ग्राफ में देकर के कि कौन से सेल पहले आकर के रिस्पॉन्स करते हैं और कब तक करते हैं, ये आपको ग्राफ की हेल्प से बताना है। ओके, तो देखो इसके लिए मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। जो इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर वो 2 टाइप की होती है। एक है इनेट जो हमें बाय बर्थ मिलती है, एक होती है एक्वायर्ड जो हम एक्सपोज, जैसे ही कोई वायरस या कोई फंगस हमें इन्फेक्ट करती है तो उसके रिस्पॉन्स में स्पेशली वो बनते हैं, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड, यानी कि जो हमने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और जो हमें बाय बर्थ मिली है वो इनेट होती है। जैसे कि हमारी जो स्किन है, हमारे स्टमक में जो HCl होता है, हमारे टीयर्स में जो
एल्केलाइन मीडियम होता है, ये सब हमारी हेल्प करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। और जैसे ही जो एंटीबॉडीज बनती है वो होती हैं एक्वायर्ड, यानी कि कोई भी वायरस आके इन्फेक्ट करता है तो उनके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमने एक्वायर की है, हमें बाय बर्थ नहीं मिली है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे देखिए इन्नेट कैसी होती है, जो बाय बर्थ मिली है। तो एक बात सुनो, जैसे मानो यहाँ एक कोई भी सेल है और उसमें आकर के वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो जो यहाँ पहले से ही बैठे हैं जैसे कि नेचुरल किलर सेल, ये पहले से ही तैयार है कि कोई भी इन्फेक्शन आए, आइदर कोई वायरस आए, बैक्टीरिया आए, फंगस आए, कोई भी आए, जब भी वो आएगा हम उसको किल कर देंगे। और ये जो दूसरे हैं जिनको हम एक्वायर्ड बोलते हैं, उनको जाकर के बताना पड़ता है कि देखो इस टाइप का कोई वायरस आया है, तुम इसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करो। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो वायरस है काफ़ी वीक होता है, फिर कोई भी इन्फेक्शन जो है काफ़ी वीक होता है, तो उसको ये नेचुरल किलर सेल ही हैंडल कर लेते हैं, उसको मार के भगा देते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि बातें कुछ ज़्यादा ही हद तक हो गई हैं, मतलब कि वायरस का कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया है, तब जाकर के जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको नॉक किया जाता है कि देखो अब तुम्हारी बारी है, इस टाइप का कोई वायरस या फंगस या फिर कोई भी आया है, तुम उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनाओ ताकि उनको खत्म किया जा सके। तो जैसे ही वायरस आएगा सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा, जो इन्नेट है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो अर्ली रिस्पॉन्स करती है, जबकि जो एक्वायर्ड होती है वो लेट रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि उसको पहले बताया जाएगा फिर वो तैयार करेगी, तो उसका लेट रिस्पॉन्स रहेगा, जबकि इसका अर्ली रिस्पॉन्स रहता है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मतलब कि जैसे एक बार वायरस आया, इन सेल ने इसको किल कर दिया, लेकिन जैसे ये जो वायरस है फिर से अगर ये आएगा तो ये इसको किल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब एकदम से तो करेंगे लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि आए हैं तुरंत ये इसको किल कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर बारी आएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कि अब इसकी बारी है इसको किल करें। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जबकि ये आते तो लेट है लेकिन लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं जबकि ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब यहाँ पर ये किसी के लिए भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कोई वायरस हो कोई भी बैक्टीरिया हो, लेकिन ये स्पेसिफिक होते हैं। जो वायरस आया है जिसके लिए ये बने हैं ये केवल उसी से ही लड़ेंगे, बाकी चाहे कोई भी आ जाए इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। इन्नेट में जैसे कि नेचुरल किलर सेल है, मैक्रोफाज है, ये होते हैं, और एक्वायर्ड में बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं चलो एक बार देख लेते हैं। मानो कोई भी वायरस है उसने इन्फेक्शन किया है, तो ये इन्फेक्शन करके अंदर आता है हमारे ब्लड वेसल में, ये ब्लड वेसल है, और आसपास जो ह्यूमन के सेल है उनके अंदर भी आकर के इन्फेक्शन कोज कर देता है। मतलब ये हमारे सेल हैं और ये इन्फेक्ट हो गए हैं किसी भी जो भी वायरस आया है। तो जैसे ही वायरस एंट्री करता है तो सबसे पहले वहाँ पर जो एनके सेल होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं, वो आते हैं लड़ने के लिए, वो यहाँ लड़ते हैं उनसे। लेकिन जब देखते हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, वायरस कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो वहाँ पर फिर आते हैं डेंड्राइटिक सेल, जिनको हम ब्रेन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो ये डेंड्राइटिक सेल आते हैं जिनको हम एपीसी बोलते हैं, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो इस वायरस को अपने ऊपर प्रेजेंट करते हैं। और कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं टी लिम्फोसाइट के पास, उसे बताने के लिए कि देखो जो वायरस मेरे ऊपर लगा है, ऐसा वायरस बाहर आया हुआ है, तुम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाओ। तो इसलिए ये इनको वायरस को अपने ऊपर प्रेजेंट करके आते हैं। तो जैसे यहाँ ये टी लिम्फोसाइट के पास आते हैं, तो टी लिम्फोसाइट 3 टाइप के सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है, टीसी, टीएच और टीएम। ये टीएम क्या करते हैं, ये मेमोरी रखते हैं कि आगे अगर सेम वायरस आया तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। तो ये जो याद होता है उसको, याददाश्त को रखते हैं, मतलब मेमोरी को बनाते हैं। जो टीएच सेल होते हैं ये आगे जाकर के जो बी लिम्फोसाइट है, बी सेल है, उनको एक्टिवेट करते हैं। और ये जो टीसी सेल है जिससे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये टीसी सेल आकर के जो इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल है, मतलब वो सेल जो कि वायरस ने इन्फेक्ट कर दिए हैं, उनको आकर के किल करता है।
फिर ये जो TH सेल है ये बी लिम्फोसाइट के पास जाता है। बी लिम्फोसाइट भी दो टाइप के सेल में डिवाइड होता है, BM सेल और प्लाज्मा सेल। ये BM सेल क्या करते हैं, अगेन ये मेमोरी को होल्ड करते हैं, और प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज, और फिर ये एंटीबॉडीज जा करके इन वायरस को पकड़ लेती है और मैक्रोफाज फिर उनको खाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। तो देखो सबसे पहले हमें किसका ग्राफ दिखाई देगा, नेचुरल किलर सेल का दिखाई देगा, क्योंकि सबसे पहले जब वायरस आया है तो उस पर किसने हमला किया है, नेचुरल किलर सेल ने। फिर कहीं आगे जाकर के यहाँ TC सेल का रोल आया है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ सबसे पहले आएंगे नेचुरल किलर सेल का ग्राफ पीक पर जाएगा बिल्कुल, और फिर ये कम हो जाएंगे क्योंकि ये कुछ ही समय तक लड़ पाते हैं, फिर इनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर TC सेल आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा नेचुरल किलर सेल का, फिर कहीं यहाँ जा करके आते हैं हमारे ये जो TC सेल है, जिनको साइटोटॉक्सिक T सेल भी बोलते हैं, जो अपनी ही बॉडी के उन सेल को खत्म करते हैं जो कि वायरस ने इन्फेक्ट कर दिए हैं। तो देखो यहाँ जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है एक बार उसको देख लेते हैं। इसमें दिया है कि यहाँ इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले NK सेल आएगा, बिल्कुल सही बात है। जो ये पीक हमें मिली है ये NK की मिली है और फिर वो बंद हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पीक दिया है वो किसका है, TC सेल का दे दिया है, तो ये गलत है। TC सेल तो बाद में आएंगे, पहले NK आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले इसको दिखा दिया है तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ NK सेल दिखाया तो है लेकिन फिर डाउन होता नहीं दिखाई दिया है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर दोनों को साथ में दिखा दिया गया है, तो ये भी गलत है। यहाँ देखो फर्स्ट में NK दिखाया है, बिल्कुल सही बात है। फिर जब NK थोड़े खत्म होने लगते हैं तब आता है TC सेल और आकर के ये काम करता है, और फिर यहाँ जब ये पूरा खत्म कर देता है, इन पूरे वायरस को खत्म कर देता है, फिर इनका नंबर भी डाउन हो जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें सही बातें सारी बता रहा है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है जून 2021 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। यहाँ दिया है फ्रेगमेंटेशन ब्रेक्स ऑफ द continuous tract of natural habitat into smaller patches in a fragmented landscape where a previously large forest has become a mosaic of patches of different sizes. The following statement can be made about the fragment size and its species diversity. क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक बड़ा सा हैबिटेट था, जैसे कि मानो कोई फॉरेस्ट था, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ तो अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गया, मतलब उसको फ्रेगमेंट कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल दी हैं, यहाँ कुछ हो गया है। तो ऐसे जो है हमें यहाँ छोटे छोटे जो है इस तरीके से पैचेस मिल गए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में बताया है, और फिर कहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताए हैं अबाउट द फ्रेगमेंट का साइज और उनका स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट में लिखा है स्मॉलर फ्रेगमेंट विल ऑलवेज हैव द लोअर स्पीसीज रिचनेस एंड देन द लार्जर फ्रेगमेंट। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है ये मैंने तुम्हें कल बताया था, मतलब कि उस एरिया में कितने टाइप्स की स्पीसीज है उसे हम स्पीसीज का रिचनेस बोलते हैं। तो ये कहता है कि अगर फ्रेगमेंट स्मॉलर है, छोटा है, तो हमेशा उसके अंदर जो स्पीसीज का नंबर है वो कम होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? मानो यहाँ पर हमने ये दो एरिया लिए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो हमारे पास ये दो एरिया हैं जिसमें कि ये स्मॉलर है और ये है लार्जर। हो सकता है कि जो स्मॉलर वाला है उसमें फूड रिसोर्सेज ज़्यादा हो, यहाँ फूड ज़्यादा हो, सनलाइट भी अच्छी हो, रेनफॉल भी अच्छा होता हो, मतलब यहाँ सारी चीज़ें जो है फेवरेबल है। लेकिन ये एरिया तो बड़ा है लेकिन यहाँ फूड के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। तो मुझे खुद बताइए कहाँ पर स्पीसीज का नंबर ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि अगर कोई फ्रेगमेंट
एरिया वाइज छोटा है तो वहां पर स्पीसीज का नंबर कम होगा। जैसे अगर आपने सुना है हॉटस्पॉट्स के बारे में, तो वो क्या होते हैं, वो ऐसा एरिया होता है जहां पर भरपूर मात्रा में बायोडाइवर्सिटी होती है, क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशन है, फूड के रिसोर्सेज अच्छे हैं, मीटिंग का चांस अच्छा होता है, तो वहां जो पॉपुलेशन है या फिर जो स्पीसीज है वो ग्रो करती है, सर्वाइव करती है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें ये जो वर्ड लगाया है ऑलवेज, ये इस पूरे स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई फ्रेगमेंट अगर स्मॉल है तो उसमें स्पीसीज का नंबर कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में लिखा है स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन द फ्रेगमेंट साइज। ये एक फैक्टर हो सकता है। देखो क्या है कि स्पीसीज का जो मतलब नंबर होता है वो कितनी होंगी, वो उसके साइज पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, विल डिपेंड ऑन द फ्रेगमेंट साइज। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, मानो ये कोई दो एरिया है और यहाँ पर फ्रेगमेंट जो फूड के रिसोर्सेज है वो बिल्कुल बराबर है। ये दो एरिया है और एरिया बिल्कुल मतलब यहाँ पर जो फूड के रिसोर्सेज है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन यहाँ एरिया ज़्यादा है और यहाँ एरिया कम है। जैसे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मानो मेरे पास जो है ये एक एरिया है और यहाँ ये एक एरिया है। फूड के रिसोर्सेज यहाँ पर भी हैं और फूड के रिसोर्सेज यहाँ पर भी हैं। या फिर आप खुद का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मानो ये कोई दो एरिया है, यहाँ भी फूड रिसोर्सेज ठीक है और यहाँ भी ठीक है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आप वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ एरिया ज़्यादा हो, जहाँ आप आराम से खेल सकें, घूम सकें, नाच सकें, जो भी आपको करना है। तो ये फैक्टर रहता है कि अगर फूड के रिसोर्सेज बराबर हैं तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ एरिया बड़ा है। ठीक है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक फैक्टर हमें सेम रखना पड़ेगा कि फूड के रिसोर्सेज सेम रखने पड़ेंगे, तब हम कंपेयर करेंगे कि वहाँ जाना है या यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि स्पीसीज का जो रिचनेस होता है वो डिपेंड करता है फ्रेगमेंट के साइज पर, यदि वहाँ फूड के रिसोर्सेज बराबर है तो। ठीक है, तो बी सही है। स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रेगमेंट्स। ये बात भी बिल्कुल सही है कि मानो मेरे पास ये दो एरिया है और एक कहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है तो यहाँ स्पीसीज का जो नंबर है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जो बिल्कुल आइसोलेट है, बहुत दूर कहीं जा करके है, तो ये बहुत कम चांस होता है कि वहाँ पर स्पीसीज का नंबर ज़्यादा मिले, क्योंकि वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया है। वहाँ हो सकता है रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो जाए तो वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे आसपास, तो वहाँ स्पीसीज का जो नंबर है वो कम हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग पड़े हैं। इन्हें कुछ अगर कोई दिक्कत भी आती है तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि अगर कोई भी अगर फ्रेगमेंट्स हैं तो उनमें अगर कनेक्टिविटी है तो वहाँ स्पीसीज का जो नंबर है वो डिपेंड करेगा ज़्यादा है या कम है। स्पीसीज जो रिचनेस होती है कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट। हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें लिखा है कि हमारे पास कोई लार्ज फ्रेगमेंट है, कोई स्मॉल फ्रेगमेंट है, वहाँ पर हम स्पीसीज की जो रिचनेस है उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, हम कई सारे फैक्टर वहाँ लेंगे कि फूड रिसोर्सेज कहाँ ज़्यादा है, एरिया कहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ की जो स्पीसीज की रिचनेस है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है, नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी सही है और सी सही है, यानी कि द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, प्रोलैक्टिन is an anterior pituitary hormone which is lactogenic and helps the milk production in mammals. The statement below are made regarding the mechanism of action of prolactin. Which one of the following option represent the combination of all correct statement? प्रोलैक्टिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जिसको हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है और ये लैक्टोजेनिक होता है, मतलब जो मेमोरी ग्लैंड होती है उन पर जाके एक्ट करता है और मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसी के रिगार्ड में आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कौन सा सही है। तो देखिए ये जो प्रोलैक्टिन होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल में एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है जिसको हम बोलते हैं जैक स्टेट पाथवे। तो उसके जो
सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसकी तरह एक्ट करता है प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया है, दिस इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑफ दिस सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि जैक स्टेट पाथवे लिखा भी है। वन ऑफ द मेन सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेटेड बाय द प्रोलैक्टिन रिसेप्टर इज द जैक स्टेट पाथवे। जैक स्टेट का मतलब क्या होता है? जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो देखो कैसे काम करता है। सबसे पहले ये है हमारा रिसेप्टर जो कि अलग अलग फॉर्म में है। जैसे ही यहाँ पर आकर के लिगेंड बाइंड करता है तो ये इनको डाइमराइज करवा देता है, यानी कि दोनों को जोड़ देता है। जैसे ही ये जुड़ते हैं तो इनके ऊपर जो जैक लगा हुआ है, ये एक प्रोटीन होता है, ये जैक लगा हुआ है, ये एक दूसरे का फोस्फोराइलेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? क्रॉस फोस्फोराइलेशन करते हैं एक दूसरे का। कहाँ? टायरोसिन पर। फिर से देखो, ये हमारे पास रिसेप्टर है, अभी अलग अलग हैं और उनसे प्रोटीन जुड़े हुए हैं जैक। अभी सब चीजें इनएक्टिव है। जैसे ही लिगेंड आता है और बाइंड करता है तो दोनों को आपस में जोड़ देता है और अब ये जैक भी क्या हो गए हैं? एक्टिव हो गए हैं और ये एक दूसरे का फोस्फोराइलेशन करते हैं, वो भी क्रॉस, मतलब ये इसका करता है फोस्फोराइलेशन और ये इसका करता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये जैसे ये जैक एक्टिव हो जाते हैं, फिर ये इस रिसेप्टर को फोस्फोराइलेट करते हैं, यानी रिसेप्टर को एक्टिव करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये है जानने की कि ये जो रिसेप्टर होते हैं इनके पास खुद का प्रॉपर्टी नहीं है फोस्फोराइलेट करने का। जैसे हम जो पढ़ते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो आरटीके होते हैं, वो ऐसे रिसेप्टर हैं जिनके पास खुद के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना फोस्फोराइलेशन कर लेते हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जैक स्टेट है, यानी कि जो रिसेप्टर हैं, इनके पास खुद ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना फोस्फोराइलेशन कर ले। कौन करता है? इनका फोस्फोराइलेशन ये जैक करवाते हैं। जैसे ही अभी रिसेप्टर भी फोस्फोराइलेट हो गए हैं, तब यहाँ आता है हमारा जो मेन प्रोटीन है, दैट इज द स्टैट। स्टैट जब यहाँ आता है तो ये जो जैक होते हैं, ये जैक आकर के इन पर भी फोस्फोराइलेशन कर देते हैं। देखो ये कुछ ऐसे होता है, पहले जैक इनएक्टिव थे, लेकिन जैसे लिगेंड की बाइंडिंग हुई जैक एक्टिव हो गई। वो खुद को भी एक्टिव करते हैं, रिसेप्टर को भी एक्टिव करते हैं और जो बाकी प्रोटीन आते हैं उनको भी एक्टिव कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ खुद को एक्टिव किया, फिर रिसेप्टर को एक्टिव किया और फिर जो स्टेट आया है इसको भी एक्टिव किया है। जैसे ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये बनाते हैं डाइमर। अब ये जो डाइमर बना है ये जाता है न्यूक्लियस में और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ट्रांसलेशन करवाता है, जिससे वो प्रोटीन बनता है जो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ओके, चलिए तो अब देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट में लिखा है द रिसेप्टर दैट बाइंड टू प्रोलैक्टिन लैक इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये प्रोलैक्टिन जिस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है उसके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं है, मतलब वो खुद से अपने टायरोसिन पर मतलब फोस्फेट को ऐड नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड में लिखा है अपॉन प्रोलैक्टिन बाइंडिंग द रिसेप्टर्स डाइमराइज एंड एसोसिएटेड काइनेज इज एक्टिवेटेड। जैसे ही प्रोलैक्टिन बाइंड करता है तो रिसेप्टर डाइमर बन जाते हैं और उस रिसेप्टर से जो प्रोटीन लगा है उसकी भी जो काइनेज प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी में लिखा है प्रोलैक्टिन बाइंडिंग टू रिसेप्टर लीड टू एक्टिवेशन ऑफ इट्स इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। यानी प्रोलैक्टिन जब बाइंड करता है तो रिसेप्टर की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये गलत है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा है उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो वो एक्टिव कैसे होगी? तो ये सी गलत हो जाएगा। डी में लिखा है स्टैट प्लेज अ रोल इन mediating the prolactin action. It dimerize after its phosphorylation to elicit the response. बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही प्रोलैक्टिन आकर के बाइंड करता है तो उसकी वजह से ये जो स्टैट है ये डाइमर की फॉर्म में हो जाता है और एक्टिव भी हो जाता है, यानी कि उसका फोस्फोराइलेशन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ई में लिखा है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टैट इन प्रोलैक्टिन एक्शन मैकेनिज्म। प्रोलैक्टिन के जो रिसेप्टर है उसमें स्टैट का कहीं नाम नहीं आता है। बिल्कुल गलत बात है, अभी हम पढ़ के आए हैं, आता है। ठीक है, तो ए सही है, बी सही है और डी सही है।
ए बी डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप कीजिए और आपके पास इस क्वेश्चन के लिए है 2 मिनट। टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो। ये क्वेश्चन 2023 का ही है और आया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से भी। ओके तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। जो एस्पार्टेट एक अमाइनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द बायोसिंथेटिक प्रोसेस अकरिंग इन सेल्स। मतलब एस्पार्टेट किन किन चीज़ों में सेल के अंदर हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें पता है एस्पार्टेट एक अमाइनो एसिड है, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो ये तो सही है। ठीक है, डी देखिए ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पर ग्लूटाथायोन क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड, इनसे मिलकर के बनता है। इसमें एस्पार्टेट कहीं पर भी नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लूटामेट है, यहाँ पर ये सिस्टीन है और ये है ग्लाइसिन। ये तीनों जब जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है ग्लूटाथायोन। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये जो ग्लूटामेट होता है, इस ग्लूटामेट की जो गामा सब यूनिट होती है वहां पर NH2 होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेनली हम देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड का NH2 जो अल्फा पर है और दूसरे अमाइनो एसिड का जो COOH है, ये दोनों हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन ग्लूटाथायोन में क्या देखने को मिलता है कि ये जो ग्लूटामेट है, इसका जो अल्फा NH2 है इस पर जो लगा है वहां वो नहीं मतलब इसका जो CO2 है, वेट अ मिनट, ग्लूटामेट पर COOH जो होता है वो इन्वॉल्व करता है और ये जो सिस्टीन है उसका होता है NH2। ओके मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमें ये पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें COOH और दूसरे का NH2 की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH से बनता है। ठीक है, तो हमारा जो अमाइनो एसिड होता है इसमें ये कार्बन है, इससे यहाँ लगा होता है COOH, यहाँ लगा होता है NH2, यहाँ होता है H और यहाँ कोई भी R चेन हो सकती है। तो मतलब ये COH और ये NH2 पेप्टाइड बॉन्ड में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर
ग्लूटामेट के अंदर ये जो R चेन होती है उसमें भी COOH होता है और ये बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये फ्री रहता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्री रहा है, इसमें ये NH2 लग गया है, इसका जो COOH है ये बॉन्ड बनाता है इस सिस्टीन के NH2 के साथ में, यहाँ पर बना है पेप्टाइड बॉन्ड। फिर सिस्टीन आता है, इसमें नॉर्मल चलता है ऐसे ही, ये इसका NH2 है और ये इसका COH है, तो यहाँ पर आकर के बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है गामा ग्लूटामेट। तो ये है ग्लूटाथायोन। हमने देखा ग्लूटाथायोन में एस्पार्टेट का कहीं पर भी नाम नहीं है, तो एस्पार्टेट विल नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटाथायोन सिंथेसिस। तो डी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा तो हम अपना सेकंड जो ऑप्शन है वो कट कर सकते हैं। अब देखिए बी और सी में क्या लिखा है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ इनोसिन मोनोफॉस्फेट IMP जो होता है फ्रॉम द ओरोटिक एसिड। ये बात बिल्कुल सही है कि एस्पार्टेट जो है वो हेल्प करता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस में, कहाँ, और ओरोटिक जो एसिड होता है उसकी सिंथेसिस में, ठीक है। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ इनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ओरोटिक एसिड, इन दोनों की सिंथेसिस में एस्पार्टेट हेल्प करता है। सी में लिखा है सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि AMP की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कहाँ से, IMP से। मतलब कि ये जो एस्पार्टेट होता है पहले ये बनाता है IMP से बनता है फिर AMP, और IMP के साथ साथ वो ओरोटिक एसिड को भी बनाता है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और देखो यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हो कि जो प्यूरिन बनता है, जो प्यूरिन बनते हैं जिसमें A और G आता है, तो वहां पर ये पूरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो N1 बनता है, जो N मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन है, वो कहाँ से आता है, वो फर्स्ट नाइट्रोजन एस्पार्टेट से ही आता है। और भी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इधर जो C2 होता है और C8 होता है वो फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट से आता है, N3 और N9 ग्लूटामिन से आता है, N7 ग्लाइसिन से आता है, और C6 जो है वो CO2 से आता है। यहीं पर अगर पैरिमिडीन रिंग की बात करें तो पैरिमिडीन रिंग में जो N3 और C2 होता है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट से आता है, जबकि N1, C4, C5, C6 ये एस्पार्टेट से आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एस्पार्टेट का रोल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AMP या फिर ओरोटिक एसिड। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी तीनों सही हैं, तीनों सही है, यानी कि ABC, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2023 का ही है और यहाँ ये आया है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को लेकर के, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब वो एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट करते हैं। तो इसके बिहाफ पर ही क्वेश्चन आया हुआ है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व। इसमें आपको 6 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखा है काइमोट्रिप्सिन डज नॉट जनरेट द पेप्टाइड विद C टर्मिनल न्यूट्रल अमाइनो एसिड, और बी में लिखा है ट्रिप्सिन जनरेट पेप्टाइड्स विद C टर्मिनल बेसिक अमाइनो एसिड। पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में। देखिए जो ट्रिप्सिन होता है वो कब कट करता है, मानो हमारे पास पूरी प्रोटीन की चेन है, उसमें उसका जो कार्बोक्सिल साइड होता है, जो C टर्मिनस होता है लाइसिन का आर्जिनिन का, जैसे मानो ये मेरे पास पूरी एक कार्बन की चेन है और प्रोटीन की चेन है ऐसे, और यहाँ इसका C टर्मिनस है, तो अगर C टर्मिनस पर लाइसिन है या फिर आर्जिनिन है ARG, दोनों क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, अगर ये प्रेजेंट है तो वो यहाँ पर कट कर देगा। बस बात ये है कि साइड में प्रोलिन नहीं होना चाहिए, इनके साइड में प्रोलिन नहीं होना चाहिए तो ये कट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर प्रोलिन नहीं है तो जो ट्रिप्सिन होता है वो कार्बोक्सिल साइड पर कट करता है लाइसिन के और आर्जिनिन के, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन हमें जो पेप्टाइड देगा उसके C टर्मिनल पर बेसिक अमाइनो एसिड होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे पास ये कोई भी प्रोटीन है, मानो ये कोई भी प्रोटीन है और यहाँ पर है आर्जिनिन, तो ये जो ट्रिप्सिन है ये यहाँ कट कर देगा, कट करने के बाद हमें ये पूरा फ्रेगमेंट मिलेगा, तो उसके एंड पर क्या होगा, बेसिक अमाइनो एसिड होगा।
तो ट्रिप्सिन जो होता है वो ऐसी पेप्टाइड को जनरेट करता है जिसके सी टर्मिनल पर बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ए में अभी हम पढ़ के आए हैं। अच्छा, काइमोट्रिप्सिन में क्या होता है? काइमोट्रिप्सिन में कार्बोक्सिल साइड पर ही कट करता है यदि वहाँ टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन यानी कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड अगर वहाँ है तो ये कट करता है। कंडीशन सेम है, प्रोलिन साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखा है काइमोट्रिप्सिन डज नॉट जनरेट पेप्टाइड विद सी टर्मिनल न्यूट्रल अमाइनो एसिड। मतलब कि जो काइमोट्रिप्सिन है ये क्या करता है, ये हमें ऐसी पेप्टाइड नहीं देगा जिसके सी टर्मिनल पर न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो। तो ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक मिनट, यहाँ बताया है कि जो काइमोट्रिप्सिन होता है वो कहाँ कट करता है, यदि टायरोसिन है, फिनाइलएलेनिन है और ट्रिप्टोफैन है। वैसे तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, हमने कल भी इनकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ये क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। तो इसमें लिखा है कि नहीं, ये कर सकते हैं। जैसे काइमोट्रिप्सिन है, अगर वो एक पेप्टाइड को कट करेगा तो कट करने पर हमें लास्ट में न्यूट्रल अमाइनो एसिड मिल सकते हैं। इसमें कहा है कि नहीं मिल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है और बी है सही। सी में लिखा है जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी होता है वो कहाँ एक्ट करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड पर एक्ट करता है। जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो ए होता है उसको जिंक की जरूरत होती है हाइड्रोलिसिस करने के लिए। ये बात सही है। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए होता है उसको कट करने के लिए जिंक आयन की जरूरत होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। एक बार सी को वेरीफाई कर लेते हैं। सी में क्या लिखा है, सी में है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होते हैं वो कट करते हैं सी टर्मिनल पर, और जो एमाइनो पेप्टाइडेज होते हैं वो कट करते हैं एन टर्मिनल पर। ये आपको याद रखना है। तो नाम से भी इंडिकेशन है, कार्बोक्सी यानी सी टर्मिनस, एमिनो यानी कि एन टर्मिनस। जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए होते हैं वो कट करते हैं सी टर्मिनल पर उस पेप्टाइड को जो यदि वहां पर अमाइनो एसिड कौन से हो, मतलब प्रोलिन ना हो, लाइसिन ना हो, आर्जिनिन ना हो। ठीक है, ये कह रहा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो ए होते हैं क्लीव्स द सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट द प्रोलिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। वहां पर प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन नहीं होने चाहिए, तो ये आराम से कट कर देगा। जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो बी होते हैं वो कब कट करते हैं, यदि वहां पर केवल आर्जिनिन है और लाइसिन है, ये तभी कट करेंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ए में क्या लिखा है कि वहां प्रोलिन नहीं होना चाहिए, लाइसिन नहीं होना चाहिए, आर्जिनिन नहीं होना चाहिए, बाकी ये हर जगह कट कर देगा, कोई भी अमाइनो एसिड हो। लेकिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो बी होता है ये कब कट करता है, यदि वहां आर्जिनिन और लाइसिन है तो ही ये कट करेगा, अदरवाइज ये कट नहीं करेगा। और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी होता है ये किसी भी अमाइनो एसिड पर कट कर सकता है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। जबकि जो अमाइनो पेप्टाइडेज होते हैं वो कट करते हैं अमीनो एंड पर प्रोटीन के। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि अमीनो पेप्टाइडेज जो एम होता है वो कट करता है ऑल फ्री एंड टर्मिनल रेजिड्यूज पर। तो ये बात यहाँ तक आपने समझ ली होगी। सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है कि जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी एक्ट करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड पर। तो ये गलत है क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं बी कहाँ कट करता है, जहाँ आर्जिनिन और लाइसिन होता है, ना कि एरोमेटिक। तो ये सी भी गलत हो जाएगा। अभी तक बी और डी सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अभी तक हमने देखा है ये गलत है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है। ई में देखिए द ब्रश बॉर्डर एंटेरोकाइनेज हैज नो पॉलीसेकेराइड्स अटैच्ड टू इट, ये गलत है। देखो ब्रश बॉर्डर क्या होता है, ये एक तरीके का एंजाइम्स है जो कि इंटेस्टाइन में होता है और वहां पर प्रोटीन को कट करने में हेल्प करता है। तो इसके पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये गलत हो जाएगा। एफ में क्या लिखा है, जो फाइनल डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड्स का वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, डाइजेशन में हम इसको पढ़ते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन होता है प्रोटीन का। वहां पर जो ब्रश बॉर्डर है और जो साइटोप्लाज्म में है म्यूकोसल सेल होते हैं वहां पर डाइजेशन होता है। ठीक है,
मतलब फाइनल डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड का कहाँ पर, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, जो ब्रश बॉर्डर सेल है वहाँ पर, और जो साइटोप्लाज्म है म्यूकोसल सेल्स का वहाँ पर इनका डाइजेशन होता है। तो ये बात सही है, तो एफ सही है, यानी बी सही है, डी सही है और एफ सही है। तो यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जून 2023 का ही। The following list represent the two type of reproductive isolation that can lead to the speciation. Column Q represent the process by which this the isolation can occur. P में आपको दिया है कंडीशन और Q में दिया है कि रीजन क्या हो सकता है, प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक। देखिए प्री जाइगोटिक क्या होता है कि जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं कि जाइगोट फॉर्म ही नहीं हुआ है। और सेकंड दिक्कत होता है कि जाइगोट फॉर्म तो हो गया है लेकिन आइदर वो सरवाइव नहीं कर पाया या फिर वाइबल नहीं, मतलब कि सरवाइव नहीं कर पाया या तो फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो प्री जाइगोटिक में क्या है कि मानो जो सीजन है वो नहीं है फेवरेबल। जैसे जो स्टिग्मा है प्लांट की अगर बात करें, स्टिग्मा जो है वो जल्दी अर्ली मैच्योर हो गई है जबकि पोलन ग्रेन बन नहीं पाए हैं। तो उससे क्या होगा, उससे कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और वहां जाइगोट बनेगा ही नहीं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये प्री जाइगोटिक के अंदर आएगा कि जाइगोट ही नहीं बन पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या होगा, या तो डिपेंड करेगा सीजन पर कि जो सीजन है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो पाए हैं जिस वजह से जाइगोट नहीं बना, तो प्री जाइगोटिक में बना जाएगा। एक है स्टेगमेटिक एसाई रिस्पॉन्स। कई बार ऐसा होता है कि सेम प्लांट का मतलब कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको रोकने के लिए ये जो स्टिग्मा होती है उसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, मतलब वो अपने ही प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको रिजेक्ट कर देती है, तो उसको बोलते हैं स्टेगमेटिक एसाई रिस्पॉन्स। तो इसमें अगर है तो भी वहां जाइगोट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और पोस्ट जाइगोट में क्या आएगा कि जाइगोट बन तो गया है लेकिन वो इनवायबल है, मतलब कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाया है। और दूसरा होता है कि जाइगोट बन तो गया है लेकिन वो अब फर्टाइल नहीं है, मतलब कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, स्टेराइल हो गया है। ठीक है, तो पोस्ट जाइगोटिक में क्या दिक्कत आ सकती है कि जाइगोट फॉर्म तो हो गया है लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया है, नो सर्वाइवल, नो सर्वाइवल। और सेकंड ये है कि सरवाइव तो कर लिया है लेकिन स्टेराइल है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, तो ये पोस्ट जाइगोट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का है 1 और 4th और बी का है 2nd और 3rd। ए का है 1 and 4th, 1 and 4th, 2nd and 3rd, यानी कि द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये भी जून 2023 का ही है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा सा रीडिंग बेस पर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी कि इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 प्रोटीन काइनेज K1 and K2 रेगुलेट एन intracellular pathway in response to the extracellular signal. The following observation were made regarding the pathway. आपको ये सब पढ़ना है और उसके बिहाफ पर बताना है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर 2 प्रोटीन काइनेज है, 2 प्रोटीन काइनेज है और वो एक पाथवे को रेगुलेट करते हैं। किस तरीके से, जैसे मानो ये सेल का मेम्ब्रेन है और यहाँ पर कोई भी प्रोटीन काइनेज है, इस पर आकर बाइंड करता है लिगेंड यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, और तब जाकर के ये अंदर पाथवे को रन करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल व्हेन अ म्यूटेशन परमानेंटली एक्टिवेट द K1, यानी ऐसा कोई म्यूटेशन हुआ जिसने K1 को परमानेंटली एक्टिव कर दिया है। तो अब चाहे यहाँ लिगेंड हो या ना हो फिर भी हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि K1 क्या है, K1 उस पाथवे के लिए पॉजिटिव रेगुलेटर है। ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेटर है क्योंकि इसके एक्टिव होने से पाथवे हो रहा है,
इसके एक्टिव होने से जो सिग्नलिंग रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है, यानी इस पूरे पाथवे के लिए K1 क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर है, ये एक्शन करवाता है। ठीक है, फर्स्ट से हमें ये पता लगा है देखकर। सेकंड में क्या लिखा है, रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल व्हेन K1 contain an activating mutation and K2 has inactivating mutation। यानी हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला है यदि लिगेंड नहीं है, और K1 तो क्या है, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हुआ है, लेकिन K2 में क्या हुआ है, इनएक्टिव म्यूटेशन हुआ है। ध्यान से समझो कि K1 में तो कैसा म्यूटेशन हुआ है, एक्टिवेटिंग, मतलब ऐसा म्यूटेशन जिसने इसको एक्टिवेट कर दिया है, और K2 में क्या हुआ है, K2 में हुआ है इनएक्टिवेट म्यूटेशन। तो अगर ऐसा म्यूटेशन हुआ है और सिग्नल वहां प्रेजेंट नहीं है तो भी हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। थर्ड में लिखा है नो रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल व्हेन K2 इज इनएक्टिवेटेड बाय द म्यूटेशन। देखो ये लिखा है कि अगर K2 में ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिससे वो इनएक्टिव हो गया है, तो वहां पर अगर हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट है तो भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये है मेरे पास मेम्ब्रेन, यहाँ है K2 और यहाँ है K1 और यहाँ है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल का बाइंडिंग पोजीशन। तो अगर ये यहाँ बाइंड करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर यहाँ आकर के बाइंड करता है, तो पहले वो K2 को एक्टिवेट कर रहा है, फिर K1 को एक्टिवेट कर रहा है, और फिर यहाँ रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा क्यों, ऐसा किस बिहाफ पर हमने बोला है, क्योंकि थर्ड में लिखा है कि यदि हमने K2 को इनएक्टिव कर दिया है, K2 क्या है, इनएक्टिव है, तो चाहे यहाँ लिगेंड हो भी तब भी ये पाथवे नहीं चल रहा है। यानी कि K2 पहले है और फिर K1 है, क्या है, पहले K2 एक्टिव होता है फिर K1 एक्टिव होता है, तब जाकर के रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यानी K1 को कौन एक्टिव करता है, K1 को K2 एक्टिव करता है, क्योंकि देखो लिखा है कि यदि लिगेंड वहां प्रेजेंट है लेकिन K2 एब्सेंट है तो वहां पाथवे नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि K2 एक्टिव होता है फिर K1 को करता है और फिर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, फोर्थ में लिखा है रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल व्हेन बोथ काइनेज आर एक्टिवेटिंग। हाँ देखो बता दिया है ना कि अगर दोनों एक्टिव हो गए हैं और ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिससे वो दोनों एक्टिव हो गए हैं, तो ये हो या ना हो, पाथवे वहां पर चलता रहेगा लगातार, क्योंकि K2 क्या करता है, एक्टिव करता है K1 को। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, K2 इनहिबिट करता है K1 को, नहीं, K2 एक्टिवेट करता है K1 को, ये सही है। इसमें लिखा है K1 एक्टिवेट्स K2 K1 नहीं करता है, K2 करता है K1 को और फिर रिस्पॉन्स आता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये है जून 2023 का ही क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 6 से आया हुआ है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। यानी कि गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ प्लांट डिराइव द एल्केलॉइड्स एंड देयर यूजेस इन द मॉडर्न मेडिसिन। बताना है आपको जो कैफीन है वो क्या करता है, मॉर्फिन क्या करता है, क्विनाइन क्या करते हैं और विनक्रिस्टिन क्या करते हैं। देखो इसके लिए आप ये टेबल याद रख सकते हैं। इसमें जो कैफीन होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो CNS होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं कैफीन। ठीक है, मॉर्फिन क्या करते हैं, मॉर्फिन एक नैर्कोटिक एनाल्जेसिक है। जो क्विनिन है वो क्या करता है, वो एंटी मलेरियल है, जबकि विनब्लास्टिन क्या होता है, ये एंटी नियोप्लास्टिक है। बाकी भी इसमें दिया हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हैं, हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए कैफीन क्या करता है, कैफीन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का है फोर्थ, तो हम इन दोनों को कट कर सकते हैं। इसके बाद मॉर्फिन क्या करता है, ये एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नैर्कोटिक एनाल्जेसिक है, यानी बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड हमें यहाँ दिया है तो ये भी कट हो जाएगा। क्विनिन क्या करता है, ये क्विनिन क्या था, एंटी
मलेरियल था, यानी सी का हो जाएगा सेकेंड। और जो विनक्रिस्टिन है वो क्या है, ये एक एंटी होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो डी का हो जाएगा 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने थे आज की वीडियो में वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।